नमस्ते दोस्तों। आज अपन अपने सब्जेक्ट राजस्थान की ज्योग्राफी की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत दिन हो गए राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास देखे हुए। अपन राजस्थान की ज्योग्राफी दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अपने चल रहे थे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी थी। बेसिक जानकारी के अंदर मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया था। एक बार मैं आपको तालिका के हिसाब से और बता देता हूँ दोस्तों। अपन ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था दोस्तों? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला मरुस्थलीय प्रदेश था। वैसे ऊपर से नीचे की ओर गए थे अपन पहले, तो चलो अपन बात कर लेते हैं। पहला था अपने पास में मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अपने पास में था अरावली पर्वतमाला। तीसरा अपने पास में था पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा अपने पास में था हाड़ौती का पठार। इस तरीके से दोस्तों अपने पास में 4 भौतिक प्रदेश थे। मैंने आपको बताया था जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 61.11% में क्या फैला हुआ है? मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला के बारे में मैंने आपको बताया था। ये अरावली पर्वतमाला 9% क्षेत्रफल के अंदर फैली हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बताया था मैंने आपको, ये 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और हाड़ौती के पठार के बारे में मैंने बताया था 6.89% क्षेत्रफल के अंदर ये फैला हुआ है। इसके बाद में अपन ने बात की थी यहाँ की जनसंख्या की। तो देखो, जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला में 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट बचा अपने पास में हाड़ौती का पठार, इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया था वार्षिक बारिश। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश में जो वार्षिक बारिश होती है वो होती है 20 से 50 सेंटीमीटर। 20 से 50 सेंटीमीटर। दूसरा मैंने अरावली पर्वतमाला में आपको बताया था यहाँ पर बारिश होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मैंने आपको बताया था 50 से 80 सेंटीमीटर। और अपने हाड़ौती के पठार में मैंने आपको बारिश बताई थी। कितनी बताई थी दोस्तों? 80 से 120 सेंटीमीटर। ये लीजिएगा, कई किताबों में आप देखोगे तो 80 से 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ भी मिलेगा। सही है, 80 से 100 भी सही है, 80 से 120 सेंटीमीटर भी सही है। ये लीजिएगा दोस्तों, ये चीज मैंने आपको एक मैप के द्वारा समझाई थी। मैंने आपको ये भी बताया था मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले सम्मिलित है। अरावली पर्वतमाला में 13 जिले सम्मिलित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले सम्मिलित है। और हाड़ौती के पठार के अंदर 7 जिले सम्मिलित है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक नक्शे के द्वारा पिछली क्लास के अंदर समझाई थी। आज अपन पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं और वो कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेश। चलो चलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की ओर। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। ठीक है, देखो, मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपको राजस्थान के मैप के अंदर बताया था। ये अपने पास में राजस्थान का मैप है।
ठीक है। इस मैप के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है अपने पास में, ये वाला पार्ट किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश का है। किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश का। दिशाओं की बात करते हैं तो ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब देखो, सबसे पहली चीज अपने पास में यहाँ निकल करके आती है, मरुस्थलीय प्रदेश कौन कौन सी दिशाओं में फैला हुआ है? उत्तर पश्चिम। उत्तर में फैला हुआ है, ये वाला उत्तर का भाग हो गया, उत्तर में फैला हुआ है, और ये वाला पश्चिम का भाग हो गया, इसलिए पश्चिम में फैला हुआ है। इसलिए अपन इसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से जाना जा सकता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जा सकता है। हो गई चीज के लिए। देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से क्यों जाना जा सकता है? क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम दिशाओं के अंदर फैला हुआ है, इसलिए इसको अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं? इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि इस मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ था। तो इस जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो निर्माण है, वो निर्माण कब हुआ था दोस्तों? इसका निर्माण हुआ था टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में। ये जो काल होते हैं, टर्शियरी काल, पर्मो कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल, उन काल के समय की बात है। कौन से काल के समय की? टर्शियरी काल के समय की बात है। और टर्शियरी काल के समय में किसका निर्माण हुआ था? अपने पास में मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं इनकी, तो देखिएगा चौड़ाई, लंबाई और औसत ऊंचाई। किसकी बात करते हैं? चौड़ाई, लंबाई और औसत ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है अपने पास में, इसकी जो लंबाई है अपने पास में, और इसकी जो औसत ऊंचाई है अपने पास में, उनकी अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, चौड़ाई, लंबाई और औसत ऊंचाई के अंदर तीनों अलग अलग होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई इसकी जो है वो अपने पास में कितनी है? 640 किलोमीटर। औसत बता रहा हूं मैं, लंबाई जो है इसकी कितनी है? 640 किलोमीटर औसत लंबाई है, ये ध्यान रखना, ये लीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं औसत चौड़ाई की। तो औसत चौड़ाई कितनी है इसकी? 340 किलोमीटर। औसत चौड़ाई मतलब ये जो चौड़ाई है, ये तो अपने पास में इसकी लंबाई हो गई। लगभग कितनी है? औसत लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर। लेकिन चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं, चौड़ाई कौन सी होगी? ये वाली होगी। अब अगर अपन इस चौड़ाई की बात करते हैं तो ये चौड़ाई कितनी है? 340 किलोमीटर। कितनी है? औसत चौड़ाई 340 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करते हैं, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश है तो मिट्टी की टीले भी पाए जाएंगे, कहीं से ऊंचा धरातल पाया जाएगा, कहीं नीचा धरातल पाया जाएगा। तो अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो कितनी है? 200 से 300 किलोमीटर। कितनी है? 200 से 300 किलोमीटर। ध्यान रखना, औसत ऊंचाई की अपन बात कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी? 200 से 300 किलोमीटर। क्लियर हो गया? एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, इसकी औसत चौड़ाई कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये वाली हो जाएगी। अगर इस चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 340 किलोमीटर। इसकी औसत लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी औसत लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। अगर अपन बात करते हैं औसत चौड़ाई की, तो औसत चौड़ाई कितनी है इसकी? 200 से 300 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर मतलब ये आंकड़े आसपास में दे सकता है। ये आंकड़े कई जगह आपको 300 भी देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 300 भी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कई जगह 639 दे दिया, कई जगह 630 दे दिया। तो मतलब क्या है? ये लगभग आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़े अपन को देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशंस के अंदर ये आंकड़े अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो अपन को याद रखना है कि इसके लगभग जो आंकड़े आते हैं वो अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हो गई चीज के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो अपन देखते हैं मरुस्थल की दिशा।
किसकी दिशा देखते हैं दोस्तों? मरुस्थल की दिशा। अब देखो, अगर अपन मरुस्थल की दिशा देखते हैं तो अपने मरुस्थल की दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अपने मरुस्थल की दिशा हो जाएगी यहाँ से, उत्तर पश्चिमी दिशा से ये फैला हुआ है। किधर को फैला हुआ है? इधर फैला हुआ है। किधर फैला हुआ है? इधर। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा हो गई। साथ में ये वाली दिशा किसके पार्ट आने लग गई? दक्षिण का भाग आने लग गया, दक्षिण का पार्ट आने लग गई। और इधर अपन बात करते हैं तो कौन सी दिशा आ गई? पूर्व दिशा आ गई। तो देखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से फैलता 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 कहाँ पे फैल रहा है? ये दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर फैल रहा है। तो देखिएगा, मरुस्थल की दिशा कौन सी हो गई अपने पास में? मरुस्थल की दिशा। अब अगर देखो, अपनी मरुस्थल की दिशा की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई दोस्तों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा अपने पास में हो गई। चलो अपन आगे अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय प्रदेश के अध्ययन की बात करते हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, देखिएगा। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, बाकी को मैं मिटा देता हूं, अपन मरुस्थलीय प्रदेश रख लेते हैं यहाँ पर। ये पूरा का पूरा क्या है? अपना मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। किसकी दृष्टि से दोस्तों? अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक पार्ट तो अपने पास में ये वाला बनता है और एक पार्ट जो बचा ये वाला बनता है। हो गई चीज के लिए। अब देखो कैसे कैसे। सबसे पहले 2 भागों की अगर अपन बात करते हैं तो देखो 2 भाग अपने पास में। एक तो होता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा जो होता है वो होता है अपने पास में अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक तो होता है शुष्क मरुस्थल, दूसरा होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके अंदर अंतर क्या होता है? शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है? दिक्कत वहीं पे होती है दोस्तों, बता देता हूं। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में क्या अंतर होता है? शुष्क मरुस्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर से, वह क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कौन सा मरुस्थल कहलाता है? शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने राजस्थान को 2 भागों में बांटा है और शुष्क मरुस्थल का पार्ट कौन सा है दोस्तों? ये वाला है, ये लीजिए शुष्क मरुस्थल। होगी चीज के लिए। आगे हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, चलो चलते हैं। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश। शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश। अर्ध शुष्क मरुस्थल। हो गई चीज के लिए। चलो तो फिर आगे चलते हैं शुष्क मरुस्थल की। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। उससे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली मध्य की रेखा वो क्या कहा जाता है, या फिर मध्य की रेखा क्या है? तो देखिएगा, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों को अलग करने की जो बीच की योजक कड़ी है वो क्या मानी जाती है अपने पास में? 25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश। क्या मानी जाती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश। चलो कैसे मानी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। तो इन दोनों का डिवाइडेशन कौन कर रहा है?
25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश ही तो कर रही है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश शुष्क मरुस्थल में आ गया और अधिक बारिश अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आ गया। तो ध्यान रखना, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने की जो योजक कड़ी है वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश। और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली बीच की योजक कड़ी भी कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश। हो गई चीज के लिए। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से अपने पास में ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तो सीधा सा सिंपल सी बात थी। अब देखो आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत यहाँ पर बीकानेर जिला आता है। बीकानेर का कुछ भाग शुष्क मरुस्थल के अंदर आ गया, कुछ भाग अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जैसलमेर जिला आ गया पूरा का पूरा, नीचे बाड़मेर का हिस्सा आ गया, इधर जोधपुर का हिस्सा आ गया। तो इन चार जिलों के देखो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये जो चार जिले हैं अपने पास में, इन चारों जिलों का जो पार्ट है वो कौन से मरुस्थल के अंतर्गत आता है? शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? अब देखो, इसके अंदर याद रखने लायक एक चीज आती है अपने पास में। शुष्क मरुस्थल के अंदर एक ही चीज आती है, वो क्या आता है? हम्मादा। क्या आता है दोस्तों? हम्मादा। किसे कहते हैं हम्मादा? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। हम्मादा किसे कहते हैं? हम्मादा किसे कहते हैं? भाई मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश है तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश तो कम होगी, शुष्क मरुस्थल है। मैंने पहले बता दिया 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, तो इसीलिए अपने पास में क्या हो गई? यहाँ पर बारिश तो कम होगी। बारिश कम होगी तो क्या होगी? मिट्टी के टीले बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं जगह आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में कि मिट्टी पाई जाती है, एकदम सिंपल मिट्टी, और उसके अंदर पत्थर मिलते हैं अपन को, कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पथरीला मरुस्थल। क्या बोला जाता है दोस्तों? पथरीला मरुस्थल। तो ये हम्मादा का मतलब क्या है? पथरीला मरुस्थल। क्या है? पथरीला मरुस्थल। ये लीजिए, सीधी सी बात है, पथरीला मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। जब आप जैसलमेर में जाओगे तो जैसलमेर में तन्नोट राय मंदिर के पास में अगर आप जाओगे, जिसको बीएसएफ की आराध्य देवी कहा जाता है, वहां पर बीएसएफ के जवान ही सब कुछ कार्य करते हैं, पुजारी से लगा करके सफाई कर्मी तक, सफाई कर्मी से लगा करके जो भी वहां पर काम करने वाले होते हैं, वहां तक सब के सब कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान होते हैं। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद होगा ये सबको, ठीक है। तो उसी के जवान होते हैं। और जब वहां उस मंदिर में अपन जाते हैं तो ये जो पथरीला मरुस्थल है ये अपन को सर्वाधिक देखने को मिलता है। और इसी पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है, ठीक है। होगी चीज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, हम्मादा क्लियर हो गया अपने पास में। हम्मादा के बाद में अपने पास में क्या आता है? शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ पर बारिश तो क्या होती है? कम होती है। बारिश तो अपने पास में कम होती है। अपने पास में बारिश तो क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाते हैं? तेज हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। उन तेज हवाओं के साथ में क्या होता है? जो मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है। और वो मिट्टी क्या होती है? एक जगह से उठ करके दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, दूसरे स्थान से उठ करके और स्थान पर जमा हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा अपने पास में उसको लेकर के अपन बात करते हैं। तो उस हिसाब से शुष्क मरुस्थल को पुनः कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी सामने आएगी ये चीज अपने पास में, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं जो शुष्क मरुस्थल है उसको अध्ययन की दृष्टि से वापस कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो 2 भागों की अगर अपन बात करते हैं तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं अपने पास में? उन 2 भागों की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो है बालू का स्तूप
युक्त मरुस्थल, और दूसरा कौन सा होता है अपने पास में, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। हो गई चीज के लिए, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। क्या होता है, देखो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, जो टोटल मरुस्थल है अपने पास में 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ, उसमें से शुष्क मरुस्थल ओनली, उस शुष्क मरुस्थल की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें एक मरुस्थल तो ऐसा है, एक क्षेत्र तो ऐसा है शुष्क मरुस्थल का जिसके अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब होता है बलुई मिट्टी से बनने वाली अलग अलग डिजाइनें, उन डिजाइनों को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप। तो अगर अपन देखते हैं तो शुष्क मरुस्थल के 58.5% क्षेत्रफल में क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, 58.5% में फैला हुआ है। बचा कितना, 41.5, उस 41.5% क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल का क्या मतलब क्या हो गया, पथरीला मरुस्थल। भाई पथरीला मरुस्थल है तो इसीलिए वहां पर अपने पास में बालू का स्तूप नहीं बन पाएंगे, और बालू का स्तूप नहीं बन पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बालू का स्तूपों से मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हो जाएगा इसलिए इसको क्या बोल देंगे, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। फिर मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या पाया जाएगा दोस्तों, हम्मादा, क्या पाया जाएगा, हम्मादा, और हम्मादा किसको कहा जाता है, पथरीले मरुस्थल। पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों, हम्मादा कहा जाता है। हो गई चीज के लिए, ये तो मीटर था अपने पास में बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल का। अब अपन बात करते हैं किसकी, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की। किसकी बात करते हैं, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की। देखो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की बात करते हैं तो इसके अंदर कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। बालू का स्तूपों की अपन बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहला बालू का स्तूप आता है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये लो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और किस नाम से जाना जाता है इस स्तूप को, इस स्तूप को और जाना जाता है अपने पास में बरखान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से। ध्यान रखना, बरखान आए चाहे अर्धचंद्राकार नाम आए, दोनों एक ही चीज है। तो अर्धचंद्राकार स्तूप या फिर बरखान दोनों एक ही चीज है अपने पास में, ध्यान रखना। और ये चीज कौन कौन सी है अपने पास में, बरखान के नाम से जानी जाती है, अर्धचंद्राकार। अब देखो अर्धचंद्राकार का नाम आया है, मतलब अर्धचंद्राकार का मतलब क्या हो जाएगा, ये आधा चांद ऐसा ही होता है अपने पास में। तो इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उन स्तूपों को क्या कहा जाता है, बालू का अर्धचंद्राकार स्तूप या फिर बरखान। ठीक है, हो गई चीज के लिए। क्वेश्चन उठता है यहाँ से, क्वेश्चन क्या उठता है कि सर्वाधिक बरखान कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, या सर्वाधिक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर उनकी अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक बरखान जो है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर क्या अपने पास में क्या देखने को मिलते हैं, बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो बात करते हैं अपन शेखावाटी प्रदेश की। तो शेखावाटी क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है भाई, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। सीकर का नाम सुना ही होगा आपने, चूरू का नाम आपने सुना ही होगा, और झुंझुनू सुना ही होगा। चल ये तीनों के तीनों जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखना, सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी जो पूर्णतया राजस्थान में बहती है, कौन से जिले में बहती है, वो सीकर जिले में बहती है। कौन सी नदी है, कांतली नदी। शेखावाटी क्षेत्र का जिला है
तो चलो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सी जिले आ गए? सीकर, झुंझुनू और चूरू। और सर्वाधिक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहां पर देखने को मिलते हैं अपन को? शेखावाटी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये अपना पहला बालू का स्तूप खत्म। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। दूसरे बालू का स्तूप की अगर अपन बात करें तो देखो दोस्तों, दूसरे बालू का स्तूप की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा अपने पास में? समकोण बालू का स्तूप। समकोण बालू का स्तूप। समकोण बालू का स्तूप की बात करते हैं तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, चाहे समकोण बालू का स्तूप आ जाए चाहे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आ जाए, दोनों एक ही चीज है। सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? ये जोधपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। हो गई चीज के लिए। समकोण या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? जोधपुर में देखने को मिलते हैं। भाई क्या होते हैं समकोण बालू का स्तूप? भाई हवाई चलेगी तो मिट्टी के अंदर ऐसी डिजाइने आपने देखी हो, बनी हुई होती है कि नहीं होती है? और नहीं देखी हो तो जैसलमेर की सम तहसील में चले जाओ, बहुत सारे सम के दौरे पर सीधे घूमने के लिए। तो चलो दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो समकोण बालू का स्तूप है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से बन गए। अब अगर इनको काटते हुए और अपने पास में हवाई चले और इस प्रकार की अगर डिजाइन बन जाए तो ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? अपने पास में समकोण बन रहे हैं। ध्यान रखना, समकोण बने, इसलिए इन बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? समकोण बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समकोण बालू का स्तूप कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अपने पास में आता है समानांतर बालू का स्तूप। तीसरा कौन सा आता है अपने पास में? समानांतर बालू का स्तूप। समानांतर बालू का स्तूप की अगर अपन बात करते हैं समानांतर बालू का स्तूप की अगर अपन बात करते हैं तो समानांतर बालू का स्तूप किसको कहा जाता है दोस्तों? इसको और अन्य नाम से जाना जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कई बच्चे इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। भाई अनुदैर्ध्य नहीं होता है, ये होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और ये सर्वाधिक देखने को कहां पर मिलते हैं? ये सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। मैंने अभी आपको बताया था इस प्रकार के जो सीधे सीधे बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है अपने पास में? समानांतर बालू का स्तूप। और अगर इनको ऐसे बीच में से काट दे तो क्या बन जाते हैं? समकोण बालू का स्तूप बन जाते हैं। होगी चीज के लिए। भाई ये था अपने पास में तीसरा बालू का स्तूप। कौन सा? समानांतर बालू का स्तूप। चौथा आता है तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा तारानुमा बालू का स्तूप कैसे बनेगा भाई? तारानुमा बालू का जो स्तूप है वो अपने पास में इस प्रकार का बालू का स्तूप होता है। कैसे बनता है? एक टीला होता है, उस टीले के अंदर इधर से हवाएं चलती है, यहाँ से मिट्टी उठी बीच में गिर गई, इधर से हवा चली, यहाँ से मिट्टी उठी बीच में गिर गई, इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, और यहाँ की मिट्टी उठ उठ करके कहाँ पे गिर गई? बीच में गिर गई। तो बीच में तो ऊंचा हो गया और साइडों में इसकी क्या निकल गई? ये पंखुड़ियां निकल गई। तो ये कैसा बढ़ गया? तारानुमा बढ़ गया। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तारानुमा बालू का स्तूप बोला जाता है। तारानुमा जो बालू का स्तूप है अपने पास में सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? ये जो सर्वाधिक है वो जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा एक स्थान है सूरतगढ़। कहाँ पर पड़ता है? श्री गंगानगर। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में भी ये स्तूप अपन को देखने को मिल जाता है। जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में भी ये बालू का स्तूप अपन को देखने को मिल जाता है। हो गई चीज के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगले बालू का स्तूप की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास में कौन सा आ जाता है दोस्तों? वो आ जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। बहुत ही इंपोर्टेंट है।
पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होता है वो अपने पास में होता है, महिलाओं के बालों के अंदर क्लिप लगाए जाते हैं, इस प्रकार के होते हैं वो, और इस प्रकार के ये क्या होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? महिलाओं के बालों के क्लिप के समान ही है बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिल जाएगा, सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिल जाएगा। हो गई चीज के लिए। दूसरा, ये कैसा होता है? महिलाओं के बालों के क्लिप के समान दिखाई देता है। ये था अपना छोटा सा पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं? भाई राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाएगा, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप भी कौन सा हो जाएगा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो ये बालू का स्तूप जो है वो अपने सर्वाधिक पाया जाता है। एक स्तूप और बचता है, वो कौन सा है? शीप। शीप प्रकार का जो बालू का स्तूप है दोस्तों, जो शीप प्रकार का बालू का स्तूप है वो अपने बरखान के विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप है। बरखान ऐसा बनता है तो इसके विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? शीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीप। और ये भी सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है? अपन को शेखावाटी में मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? शेखावाटी में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये 6 बालू का स्तूप अपने पास में थे। और इसी की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप अपने पास में कौन सा हो गया? पैराबोलिक बालू का स्तूप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में क्या थे? ये शुष्क मरुस्थल के कुछ बालू का स्तूप थे जो मैंने आपको सीधे सीधे रूप में बता दिए। चलो अपन आगे अगर बात करते हैं तो देखिएगा, एक आता है अपने पास में, नोट पॉइंट लगा करके आप लिख लेना इस चीज को। क्या आता है? पीडमन। इसको कई जगह पीडमांड भी लिखा हुआ होगा। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ जिले का नाम सुना है आपने? प्रतापगढ़ के अंदर छोटी और अप्रदीप, छोटी और अप्रदीप जो पहाड़ियां पाई जाती है। अप्रदीप का मतलब होता है जो दूर से दिखाई नहीं देती है। क्या कहलाती है? अप्रदीप। छोटी है और अप्रदीप्त जो दूर से दिखाई नहीं देती है। तो उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पीडमांड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ करके आएगा। पीडमांड किसे कहते हैं? या फिर प्रतापगढ़ में पाई जाने वाली छोटी अप्रदीप्त पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पीडमांड कहा जाता है। ये क्वेश्चन अपने पास में सीधा सा उठ करके आता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ अमर क्लासेस बांसवाड़ा से। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ अमर क्लासेस बांसवाड़ा से।